तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हम भी, चलो अब आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। वो कौन से साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हर कपल या हर इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड है अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए? सिर्फ दो खुश लोग ही मिलकर एक खुश रिश्ता बना सकते हैं। सिर्फ दो पूरे लोग ही मिलकर एक पूरा रिश्ता बना सकते हैं। कई सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लोग महसूस कर रहे हैं, वो चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। पर रिलेशनशिप में है तो वो चैलेंजेस आड़े आते हैं कहीं ना कहीं उसकी नर्चरिंग में। तो वो इश्यूज क्या हैं और उसको थोड़ा आप एड्रेस कीजिए प्लीज। ये जो परेशानी है, कई बार ये रिश्ते में परेशानी डालती है और कई बार रिश्तों की वजह से ये परेशानी आप में आ जाती है। यूँ तो कहने को मुझे सारा जहां है, लेकिन दिल की उस शख्स से आगे नजर नहीं जाती। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई बार आप उसी की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं। दरअसल एंजाइटी की वजह से उसके पास गए थे। हम तो उस सिनेमा से ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं, उस साहित्य से ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी बात कहते ही नहीं। हमारे यहाँ तो गाने भी ऐसे हैं, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। अरे भाई कुछ भलते ही सुन लिया तो ये क्या बात है। लेकिन हमारे गाने इस तरह से, हमारे डायलॉग्स भी ऐसे ही हुआ करते थे। क्या मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ समझूं? अरे क्यों हाँ समझेगा भाई? खामोशी का मतलब खामोशी समझ। अच्छे कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इंपॉर्टेंट है क्या सही है और क्या गलत है। जब वो क्या से कौन पे चले जाता है ना विकास, तब हम आपके कौन आ जाता है, फिर जो है वो रिश्ता जो है परेशानी में आता है। सर आपका स्वागत है योर विकास के पॉडकास्ट में दोबारा से। पिछली बार सर के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया वो काफ़ी लोगों ने बहुत पसंद किया। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और आपको थोड़ा भी ऐसा महसूस होता है कि ये आपके लिए थोड़ा मीनिंगफुल है या ये कहीं भी थोड़ी सार्थकता आपके जीवन में ला पा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो पहले का पॉडकास्ट वो भी आप ज़रूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक रहेगी। मेरे ख्याल से सर 3-4 पॉडकास्ट किए हैं अभी तक और ऐसी ज़रूरत महसूस हो गई कि आपको दोबारा बुलाना ही पड़ेगा। क्या बात है विकास। बहुत अच्छा लगा ऑडियंस ने जिस तरह से आपकी बातें सुनी और जिस तरह का रिस्पॉन्स हमने देखा। इनफैक्ट तुम्हारे साथ बात करके हमेशा ही मज़ा आता है, और पिछली बार उस सेशन में मज़ा इसलिए आया शायद बाकी लोगों को, सुनने वालों को, देखने वालों को, क्योंकि मुझे लगता है हमने बहुत सिंप्लीफिकेशन और एग्जाम्प्लिफिकेशन के थ्रू किया। मतलब मैं एक आध वो कमेंट पढ़ रहा था जब तुमने ध्यान दिलाया, तो उनको जो है वो जो शायरी थी, हाँ, और वो शायरी के जो, हालांकि हमने जो शायरी के मिसरे हैं उनकी इबारत काफ़ी चेंज की है, वो सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हम, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत पसंद आया। और शायद तुम रिलेशनशिप कोच हो, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, देखा जाए तो हम बहुत सारी गहरी बातें थोड़ी मुश्किल तरह से भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन शायद सादा ज़बान में गहरी बात वो सुनने वालों को जो है वो जम गई। हाँ, मेरी भी समझ इतने टाइम में कहती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बातें अगर करो तो लगता है यार ये ज्ञान तो हमारे दोस्त भी दे ही देते हैं। हाँ। ये बातें तो चलती ही रहती है। हाँ। और बहुत टेक्निकल बात अगर कर दो तो भी वो बाउंस कर जाता है। पर वो ज़रूरी हो जाता है कि हम लॉजिकल एंगल को साथ में रखें, सही बात, और व्यवहारिक तरीके से उस बात को कह दें, तो लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं क्योंकि उनको वो रीज़न भी मिल जाता है और बात उनके समझ में भी आ जाती है। बहुत बढ़िया। तो बस आज फिर और थोड़ी गहरी बातें। हाँ, और आसान तरीके से ऑफ कोर्स। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगा जो कि जो फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं, जो आधारभूत चीज़ें जो बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में, वो कौन से साइकोलॉजिकल फाउंडेशन प्रिंसिपल्स हैं जो एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हर कपल या हर इंडिविजुअल को रिक्वायर्ड है अपनी ज़िंदगी में किसी भी तरह के रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए? मैं चाहूँगा इस बारे में आप थोड़ा कुछ बताएं। विकास, प्रिंसिपल्स बड़ी खूबसूरत कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को अगर हिंदी में अनुवाद करो ना तो आता है सिद्धांत। यानी वो बातें जिनको सिद्ध करने का अंत आ गया, जिनको अब और सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात पूछी तुमने कि ऐसे प्रिंसिपल्स कौन से हो सकते हैं। काफ़ी होते हैं, पर मैं स्पेसिफिकली 2 पर बात करना चाहूँगा आज। पहला प्रिंसिपल जो कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप के फाउंडेशन पे होता है वो ये होता है कि सिर्फ 2 खुश लोग ही मिलकर एक खुश रिश्ता बना सकते हैं। सिर्फ 2 पूरे लोग ही मिलकर एक पूरा रिश्ता बना सकते हैं। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 अधूरे लोग मिलके एक पूरा रिश्ता बनाए। इनफैक्ट प्रॉब्लम क्या है, अधिकतर लोग इस बात को नहीं समझते कि वो रिश्तों में कई बार अपनी आइडेंटिटी रिश्तों से डिराइव करने की कोशिश करते हैं। बड़ा खूबसूरत मिसरा है वो, एक मुद्दत से पुकारा नहीं तुमने मुझको, ऐसा लगता है कोई नाम नहीं है मेरा। तो अब सोचो, अगर एक शख्स जो है, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है रोमांटिक शेर, लेकिन अगर कोई इस तरह से सोचेगा तो ये रिश्ते पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहा है।
हाँ। क्योंकि वहां से आप आइडेंटिटी डिराइव करने लग गए। इनफैक्ट कई बार लोग जो हैं वो रिश्तों में खुद को खोजने जाते हैं। वो एक खूबसूरत शेर है कि किताब, फिल्म, सफर, शौक, शायरी, औरत, कहाँ कहाँ नहीं गया हूँ खुद को ढूंढने को मैं। तो कई बार क्या होता है, रिश्ते में एक इंसान अपने आप को ढूंढने निकलता है। अब अगर अपने आप को ढूंढने निकलोगे तो आप खुद को तो नहीं पाओगे, उल्टा रिश्ते को भी खोदोगे। उल्टा होता है, अगर आप ऑलरेडी खुद को पाए हुए हो तो एक बहुत ही खूबसूरत कामयाब रिश्ता जो है वो बनता है। एक पुरानी फिल्म थी यस बॉस, उसका एक डायलॉग मुझे आज तक याद है। उसमें जूही चावला और शाहरुख खान जो है वो प्यार में होते हैं। तो जूही चावला कहती है कि भाई हम तो शादी नहीं कर पाएंगे। तो वो कहता है क्यों? तो वो कहती है क्योंकि दो कमजोर लोग मिलकर कामयाब जिंदगी नहीं बना सकते। सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट। अब यहाँ पे तो ऐसे ऐसे लोग भी रिश्तों में जा रहे हैं जिनके पास दरअसल कुछ और करने को नहीं है और कुछ अच्छे से करते भी नहीं है। अब सोच के देखो, ये तो बिल्कुल वो एक अगेन बड़ा अच्छा मिसरा है कि तुम पे प्यार आता है जब मैंने कहा तो वो बोली, तुम पे प्यार आता है जब मैंने कहा तो वो बोली, वैसे भी इसके सिवा आपको आता क्या है? तो अगर आपको इसके सिवा कुछ आता भी नहीं है तो फिर वो प्यार का कोई खास फायदा नहीं है। उल्टा होना चाहिए, प्यार में मजबूत लोग अगर जाते हैं ना तो फिर एक मजबूत रिश्ता बनता है। एक हमी है जो तेरी याद को दिल में रखकर काम दुनिया के बदस्तूर किए जाता है। तो भाई याद दिल में रहे लेकिन काम जो है वो बदस्तूर हो, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो ये जो है ये पहला साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होगा कि दो खुश लोग मिलकर ही एक खुश रिश्ता बना सकते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल दरअसल जॉन गॉटमैन नाम के एक बड़े खूबसूरत कपल है, वो भी जॉन गॉटमैन और उनकी वाइफ, उन्होंने एक बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट दिया था जो बाद में जाके बहुत लोगों ने अपने अपने नाम से कहा, लेकिन उन्होंने पहली बार कहा था जहाँ तक मैं जानता हूँ। वो ये था कि अक्सर लोग बोलते हैं कि एक रिश्ते में 50-50 होना चाहिए। कोई भी रिश्ते में 50-50 हो नहीं सकता विकास। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये है कि रिश्ते में 50-50 नहीं हो सकता, पर कुल जमा के 100 होना चाहिए। हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर तुम और मैं रिश्ते में, वैसे डोंट गेट आइडियाज, ठीक है, पर आई थिंक अगर मान लो तुम और मैं रिश्ते में हैं और तुम एक सर्टेन पॉइंट पे सिर्फ 20 ला सकते हो 100 में से, तो 80 मैं लाऊंगा। अगर आज तुम 30 ला सकते हो तो मैं 70 लाऊंगा। अगर मैं आज 10 ला सकता हूं तो तुम 90 लाओगे। कुल मिला के 100 होना चाहिए, कभी 50-50 नहीं हो सकता। भाई लड़की का या आपके पार्टनर का पीरियड का पहला दिन है, अब शील बी अ लिटिल क्रैंकी मोर ऑफन देन नॉट, हर किसी के साथ नहीं होगा, लेट्स नॉट गेट इनटू स्टीरियोटाइप्स, पर मान लीजिए ऐसा हुआ तो उस दिन आप अगर वो उस दिन 20 ला पा रही है रिश्ते में, तो फिर आपको जो है वो 80 लेके आना है। अगर आपका जो है वो मंथ एंड है किसी उसका प्रोजेक्ट का, तो उस वक्त अगर 30 ला रहे हो तो फिर वो 70 लेके आएगी। अच्छा, उसका अगर पीरियड का पहला दिन है या उसकी तबीयत खराब है और आपका जो है प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है या आपका मंथ एंड है और अब आप दोनों मिलके अगर 30-30 ही ला रहे हो तो बाकी 40 कौन लाएगा ये भी तय करना पड़ेगा। अब वो बाकी 40 हो सकता है एक मूवी लेके आए, हो सकता है वो 40 जो है वो बाहर से स्विगी या जोमेटो जो है लेके आए, मतलब फाइनली कहीं ना कहीं से लाके वो 100 होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है। इसमें क्या होता है, आपको एक दूसरे को यू हैव टू कट सम स्लैक, एक दूसरे की तरफ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी रखनी पड़ती। तुम्हें भी नींद सी आने लगी है, थक गए हम भी, चलो अब आज ये किस्सा अधूरा छोड़ देते हैं। तो कभी कभी भाई आज बहस ज्यादा हो रही है तो आज जो है वो किस्सा थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं साहब रिश्ते में जो है वो गर्माहट अभी खत्म हो गई है, अब गर्माहट पहले जैसी नहीं रही, तो भाई मुझे लगता है कि आपको शायद एक दूसरे को ये भी याद दिलाना पड़ता है कि दोहराई जा सकेगी ना ये दास्तान इश्क, कुछ वो कहीं से भूल गए हैं कहीं से हम। तो कभी कभी तो आप दोनों ही कुछ ना कुछ भूलेंगे ना। ऐसे में मुझे एक टाइटल सॉन्ग है एक फिल्म यू मी और हम, वो टाइटल सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है पता नहीं है कैसे हम लोगों ने उस टाइटल सॉन्ग को, यू मी और हम के टाइटल सॉन्ग को शायद सिनेमा ने उतनी इज्जत ही नहीं दी और सुनने वालों ने भी। आई थिंक इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। उसके लिरिक्स जो हैं वो ऐसे हैं, यू मी और हम पिक्चर का वो है टाइटल, अपने रंग गवाए बिन मेरे रंग में घुल जाओ, अपनी धूप बुझाए बिन मेरी छाँव में आ जाओ, चलो यूं करें तुम भी रहो मैं भी रहूं, हम भी रहें, तीनों मिलके साथ चलें साथी जन्म जन्म, यू मी और हम, यू मी और हम। जैसे बादल पानी का याराना है, जैसे फूल और खुशबू का दोस्ताना है, वैसे ही चलें हम तुम, वैसे ही जिए हम तुम, तेरे मेरे बीच में
कोई भी पिंजरा न हो, एक दूजे पे अपना हक तो हो, कब्जा न हो, चलो यूं जिए, तुम भी रहो, मैं भी रहूं, हम भी रहें। क्या बात है। पर ये मामला उलझ जाता है कि ये एक दूसरे को कंप्लीट करने की जगह कंपीट करने के सिनेरियो क्रिएट हो जाते हैं रिलेशनशिप में। कितना अच्छे से कहा तुमने। और मैंने देखा है कि लोग जब 70 डालते भी नहीं, उसके पहले ये सोचना शुरू करते हैं कि ऐसा ना हो कि फिर मैं 70 ही डालता रहूं और वो 30 ही डालता रहे। सही बात है कि ये पैटर्न ना सेट हो जाए रिलेशनशिप। वो रिश्ते में पैथोलॉजी आ जाती है। हाँ, तो इस तरह के लॉजिकल आइडियाज़ भी लोग सोचते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो इनोसेंस भी थोड़ी सी कम हो गई है लोगों में। सही कहा। कि यार प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, पार्टनर है, साथ में रह रहे हैं, तो वो इनोसेंस इंपॉर्टेंट है। थोड़ा कम ज़्यादा इतना सोचने का होता नहीं है। क्या बात कही। निदा फजली की लाइन याद आ गई मुझे, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। मुझे लगता है तुम चाहते हो नादानी रहे। हाँ, ऑफ कोर्स रहे, क्योंकि कल ही की बात है कि मेरा कोई दोस्त बोल रहा था, ऐसे ही हम किसी कपल को देख रहे थे कि भैया ये एकदम कैसे ऐसे क्लोज आते हैं, ये प्यार व्यार वाली फीलिंग कैसे आ जाती है। मैंने कहा ये इनोसेंस से आती है। क्या बात। और बोले कि फिर बाद में प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। मैंने कहा इनोसेंस चली जाती है। क्या बात है, क्या बात है, सही बात। तो डॉक्टर सलमान अख्तर बहुत अच्छी बात कहते हैं इस पे कि एक ऑमलेट बनाने के लिए 2 अंडों को फूटना पड़ता है। बहुत ही खूब। एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि उस पर भी हम लोग बात करें कि वो क्या मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं जो लोग बहुत ही कॉमनली आजकल महसूस करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस तरह की लाइफस्टाइल लोगों की आजकल है, जिस तरह की भागम भाग है, सोशल लाइफ हो गई है, फाइनेंशियल लाइफ हो गई है, या इतना ज़्यादा हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो चेस करने की जो भागम भाग है, तो इंसान बेवजह ही स्ट्रेस जो है वो उसको मोल ले रहा है काफ़ी। तो कई सारे मेंटल हेल्थ चैलेंजेस लोग महसूस कर रहे हैं, वो चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो। पर रिलेशनशिप में है तो वो चैलेंजेस आड़े आते हैं कहीं ना कहीं उसकी नर्चरिंग में। तो वो इश्यूज क्या हैं और उसको थोड़ा आप एड्रेस कीजिए प्लीज़। बिकॉज मेंटल हेल्थ चैलेंज अगर आप देखोगे ना, तो एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट मैंने हमेशा से देखा है कि अधिकतर लोग ये नहीं समझते कि इमोशन जो है वो इमोशन इज एनर्जी इन मोशन, इमोशन इज एनर्जी मोबिलाइजेशन। तो जब भी कभी हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई भी इमोशनल या मेंटल प्रॉब्लम होगी, तो उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो 2 तरह से हो सकता है। एक, हम उस इमोशन को इंटरनलाइज कर लें, और दूसरा ये कि हम इमोशन को एक्सटर्नलाइज करते हैं। जब इंटरनलाइज करते हैं मतलब बाहर नहीं निकालते, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर। याद है हम लोगों को 9th में था, ऑलमोस्ट 8th 9th में साइंस के सब्जेक्ट में। तो अगर आप देखोगे तो पाओगे कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अगर आपने कोई बात अंदर दबा ली तो इंटरनलाइजेशन कर दिया। अब इंटरनलाइजेशन में दरअसल 2 जो हैं, अगर इनवर्ड मूवमेंट है एनर्जी का, तो 2 पॉसिबल मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। पहला आता है डिप्रेशन। बहुत से लोगों को देखता हूँ आजकल डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, बाय द वे सैडनेस और डिप्रेशन में फ़र्क होता है, ये पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था, तो आई होप जो अगर समझना चाहता हो तो वो उसे फिर से देखेगा। डिप्रेशन भी बढ़ता जा रहा है। तुम राह में चुपचाप खड़े हो तो गए हो, किस किस को बताओगे कि घर क्यों नहीं जाते। इतने सारे लोग हैं जो अब राह में खड़े हुए हैं, कोई पूछ भी नहीं रहा है और वो बता भी नहीं पा रहा है। डिप्रेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, डिप्रेशन में एक प्रॉब्लम ये होती है कि इंसान थोड़ा सा ना लोगों से छिटक जाता है, वो लोगों के साथ रहना नहीं चाहता। बज़्म अहबाब में हासिल न हुआ चैन मुझे, बज़्म अहबाब में हासिल न हुआ चैन मुझे, मुतमई दिल है बहुत जब से अलग बैठा हूँ। तो कुछ लोगों का दिल फिर उसी में मुतमईन होने लग जाता है कि वो थोड़ा अलग बैठे। लेकिन क्या है विकास, ये डिप्रेशन जो है, ये डिप्रेशन आपको अलग तो कर देता है लेकिन दूर नहीं कर पाता, क्योंकि मन से तो आप पास जाना चाहते। ये पहला चैलेंज है। दूसरा, इंटरनलाइजेशन का दूसरा चैलेंज जो है, दूसरा प्रॉब्लम जो है, वो आता है डिप्रेशन के अलावा एंजाइटी। एंजाइटी और डिप्रेशन में थोड़ा फर्क है। ये मुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, जॉन एलिया स्टाइल में बोल रहा हूँ, बिल्कुल टिपिकल है ना। ये मुझको चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहां में, क्या एक ही शख्स था। तो ये चैन, जो बेचैन हो जाता है इंसान, बेताब हो जाता है, जब रेस्टलेसनेस है, जब अंदर से ऐसा उबाल आ रहा है, जब छटपटाहट है, घबराहट है,
ये एंजाइटी जो है वो शुरू हो जाती है। ये जो है, ये सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है, ये जो परेशानी है कई बार ये रिश्ते में परेशानी डालती है और कई बार रिश्तों की वजह से ये परेशानी आप में आ जाती है। यूं तो कहने को मुझे सारा जहां है, लेकिन दिल की उस शख्स से आगे नजर नहीं जाती। तो कई बार क्या हो जाता है कि कई बार आप उसी की वजह से एंजाइटी में चले जाते हैं, दरअसल एंजाइटी की वजह से उसके पास गए थे। तो ये पूरा का पूरा इंटरनलाइजेशन होता है। सेकंड एक्सटर्नलाइजेशन है। एक्सटर्नलाइजेशन में टिपिकली दो प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप एक्सटर्नलाइज करोगे इमोशन को, तो पहला आएगा पॉसेसिवनेस। तो रिश्तों में अगर आपके अंदर जो है वो मेंटल हेल्थ चैलेंज में एक्सटर्नलाइजेशन आया, तो आपको क्या करेगा, आपको अंदर से पॉसेसिवनेस लाएगा। कई बार क्या होता है, पॉसेसिव होने में रिश्तों की काफी ज्यादा खाट खड़ी हो जाती है। अगर आजकल के शब्दों में कहूँ तो शब्द बड़ा चलता है आजकल, वो है संस्कृत शब्द कहते हैं, भसड़ आ जाती है रिश्ते में, है ना। तो वो जो संस्कृत शब्द है, तो वो जो भसड़ आ जाती है रिश्ते में, वो काफी आ जाती है, क्योंकि पॉसेसिव हो जाता है वो। इस पे बड़ा खूबसूरत शेर किसी ने लिखा है, मैं आज तक इससे खूबसूरत शेर समझ नहीं पाई कैसे लिख सकता है। वो है कि मुझे संभालने में इतनी एहतियात न कर, बिखर न जाऊं कहीं मैं तेरी हिफाजत में। जस्ट इमेजिन, अगर आप बहुत ज्यादा एहतियात करके संभालने में बहुत पॉसेसिव हो गए, तो भी इंसान बिखर जाता है। तो पॉसेसिवनेस आती है। सेकंड जो है वो एंगर आता है, एंगर इश्यूज। तो अगर मेंटल हेल्थ चैलेंजेस जो हैं उनका ख्याल नहीं रखा गया, तो फिर आते हैं एंगर इश्यूज। इसके ऊपर मजाक से ज्यादा अच्छा कोई बोल नहीं सकता था। कभी सोचा है क्या क्या गुजरा होगा उस शख्स के अंदर जब उसने कुछ इस तरह का लिखा होगा कि जी में आता है ये मुर्दा, चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं, एक दो का जिक्र का सारे के सारे नोच लूं, ए गमे दिल क्या करूं, ए वहशत दिल क्या करूं। ये जो एंगर है अंदर से, ये एंगर आता है और वो रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा काउंटर प्रोडक्टिव है। ये इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, पॉसेसिवनेस और एंगर इश्यूज, इंटरनलाइजेशन और एक्सटर्नलाइजेशन की वजह से ये रिश्ते में आते हैं, और कई बार रिश्तों की वजह से ये आते हैं। तो सर ये इन्हें कोई कैसे डील करे? मतलब लोग आते हैं कहते हैं कि जैसे आपने पॉसेसिवनेस बोला, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लोगों में। पॉसेसिवनेस आती है तो समझ में आता है, वो तो हमको अपनी मोटरसाइकिल को लेकर भी है। सही बात, कि उससे मैं गाली बक दूंगा पर कोई और कुछ नहीं कहेगा। बिल्कुल सही। पर वो पॉसेसिवनेस कितनी हो, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ही है तो कोई कैसे उसको टैकल करे? लोगों को मैंने इतने समय में समझा है कि लोगों को ये समझ में तो आ जाती है कि ये प्रॉब्लम मेरी ही है, पर लोग उस प्रॉब्लम से डील नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि हम हैंडल नहीं कर पा रहे। मतलब चाहता नहीं हूँ कि मैं इतना ज़्यादा पागल हो जाऊँ कि मैं दिन भर उसको स्टॉक करते रहूँ, चेक करते रहूँ कहाँ गई है पर रह भी नहीं पाता। सही बात। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ मामला है। इसको लोग कैसे, क्या प्रैक्टिस करें लोग कि ये चीज़ें उनके अंदर इनकलकेट हो जाए कि ठीक है अब मैं थोड़ा समझ चुका हूँ पहले के कंपेयर में, अब मैं उतना पागल नहीं होता। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए? मेरे पहले ही सवाल का जवाब जो है वही इस सवाल का जवाब है, क्योंकि तुमने बहुत खूबसूरती से पहला सवाल गढ़ा था। वो सवाल था कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के फाउंडेशन पे क्या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। और अगर हम याद करें तो वो दोनों साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स अगर आप यूज करेंगे तो रिश्ते में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत कम है। और वो कौन से थे? पहला, सिर्फ दो खुश लोग ही, दो मजबूत लोग ही, दो कामयाब लोग ही एक खुश, एक मजबूत और कामयाब रिश्ता बना सकते हैं। और दूसरा, दोनों को मिलाकर 100 लाना है। अगर ये दो बातें याद रखी तो इस सवाल का जवाब अपने आप। करेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ काफ़ी मैंने महसूस की है 7-8 साल की इस जर्नी में, कि मुझे लगता है कि दुनिया में लोगों के पास इमोशंस की कमी नहीं है, वो तो खूब भर भर के है। लोगों के पास एक्सप्रेसिवनेस की कमी है। क्या बात। उस बात को कैसे कह दिया जाए, उस बात को कैसे रखें कि मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो सामने वाला समझ जाए। इफेक्टिवली कम्युनिकेट कैसे करना है, इस चीज़ की बड़ी भारी कमी है। और रिलेशनशिप में इसकी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं कि लोगों के इंटेंट बुरे नहीं है बट वो कन्वे नहीं हो पाते। तो कुछ टेक्निक्स मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में कैसे हो, कैसे लोग अपनी बातें, अपने जहन की जो चीज़ें हैं उसको ठीक से रख सकें। इस पर सर कुछ बताइए। बिकॉज इसमें टिपिकली दो शायद हम बातें कर सकते हैं। पहला, कम्युनिकेशन में टाइमलीनेस होनी चाहिए। हाँ।
अब यहाँ टाइमलीनेस का क्या मतलब है? टाइमलीनेस का पहले तो ये मतलब है कि आपको ये पता हो कि कब कम्युनिकेट करना है। बड़ा खूबसूरत शेर है, कौन सी बात कब कहाँ तक कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जहाँ तक मुझे पता है वसीम बरेलवी का शेर है कि कौन सी बात, यानी कंटेंट, कब, टाइमिंग, कहाँ तक, एक्सटेंट, कौन सी बात कब कहाँ तक कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो भाई पहले तो ये बात ध्यान रखें कि टाइमिंग कौन सी हो रही है कम्युनिकेशन की। पहले तो ये बात रखें कि वक्त पे कम्युनिकेशन हो। भाई हमारे यहाँ तो कम्युनिकेशन के नाम पे, हम जैसे पिछली बार भी बात कर रहे थे ना, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के नाम पे स्किल तो बाद में आता है, विल पहले नहीं आती। हाँ। क्योंकि हम तो उस सिनेमा से ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं, उस साहित्य से ज़्यादा अफेक्टेड रहे हैं जहाँ पर लोग जो हैं वो अपनी बात कहते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो गाने भी ऐसे हैं, चाहे तुम कुछ ना कहो मैंने सुन लिया। अरे भाई कुछ भलते ही सुन लिया तो ये क्या बात है। लेकिन हमारे गाने इस तरह से, हमारे डायलॉग्स भी ऐसे ही हुआ करते थे, क्या मैं तुम्हारी खामोशी का मतलब हाँ समझूं? अरे क्यों हाँ समझेगा भाई, खामोशी का मतलब खामोशी समझ। तो हमारे यहाँ पहले तो विल आना चाहिए, विलिंगनेस आना चाहिए टू कम्युनिकेट, और उसके बाद टाइमलीनेस, थोड़ा सा सेंस आना चाहिए। वही कौन सी बात कब कहाँ तक कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दूसरा क्या है, कई बार आपको चुप भी रहना पड़ता है। कम्युनिकेशन का मतलब बोलना नहीं होता, कम्युनिकेशन का मतलब कई बार सुनना भी होता है, और सुनने के अलावा कई बार चुप रहना पड़ता है और सामने वाले को बोलने भी देना होता है। चुप हैं वो आज सुन के मेरी दास्तान गम, इंसाफ क्या करें कि खतावार वो भी हैं। तो कई बार आप खतावार होते हैं तो आप इंसाफ मत करने लगिए, तब आप उस जिरह में बच जाइए कि कौन सही कौन गलत। वो होता है ना कि अच्छे कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कौन सही है कौन गलत है, इंपॉर्टेंट है क्या सही है और क्या गलत है। जब वो क्या से कौन पे चले जाता है ना विकास, तब हम आपके कौन आ जाता है, फिर जो है वो रिश्ता जो है परेशानी में आता है। पहला टाइमलीनेस, दूसरा क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस नॉर्मली कम्युनिकेशन के साथ यूज करने में अजीब लगता है, लेकिन कम्युनिकेशन साफ होना चाहिए, साफ दिल से, साफ गोई से कही गई बात। क्लीनलीनेस में ये है कि आप अपने इंटेंट और अपने कंटेंट, इन दोनों के बीच के गैप को इंक्रीजिंगली कम करते जाएं। कई बार तो हम दरअसल अपने डर भी कम्युनिकेट नहीं करते, कई बार तो हम अपने डर भी कम्युनिकेट नहीं करते। जो चल सको तो कोई ऐसी चाल चल जाना, मुझे गुमा भी ना हो और तुम बदल जाना। मतलब आप उससे भी डर रहे हो कि मैं अपना डर भी नहीं बता पाऊंगा, मुझे मत बताना अगर तुम बदल रहे हो तो। हाँ। अगर मुझे बताओगे तुम बदल रहे हो और मुझे बता दोगे तो मुझे दुख होगा, तो मैं सुनना भी नहीं चाहता हूँ, बोलना तो बहुत दूर की बात। जबकि उल्टा होना चाहिए एक अच्छे कम्युनिकेशन में। अब अगर इसी शेर का मैं अगर काउंटर शेर क्रिएट करूँ तो वो कुछ इस तरह से होना चाहिए, ताल्लुक तोड़ने में पहल मुश्किल मरहला है, ताल्लुक तोड़ने में पहल मुश्किल मरहला है, चलो हमने तुम्हारा काम आसान कर दिया है। यानी मैंने पहल कर दिया कि देखो अगर तोड़ना चाहते हो रिश्ता तो वो भी चलेगा, पर उसको कम्युनिकेट कर देना, उसको कम्युनिकेट कर देना, बस दिल में मत रखना, बाहर आ जाने देना उसको। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना ये दोस्त जुदा हो जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग जो हैं वो जुदा नहीं हो पाते इसलिए बेवफा हो जाते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन के स्पेलिंग तक में यू कम्स बिफोर आई, तो लोग जो है वो आई कम्स बिफोर यू कर देते हैं, तो कम्युनिकेशन के बजाय कम्युनिकेशन हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ये पूरा बैलेंस टाइमलीनेस और क्लीनलीनेस का कम्युनिकेशन को बहुत रिच बनाता है। एक बात और मुझे याद आ रही जो आपने पिछली बार बताई थी, इनफैक्ट वो बात मुझे इतनी पसंद आई कि मैं कई जगह उस तरह से अपनी बात रखता हूँ, उसको मेरा नाम लिख करके ना जहाँ मौका मिलता है तो जरूर संदीप। तो दरअसल सर सच तो यह है कि अपना कुछ होता ही नहीं है। क्या बढ़िया बात। और वो चीज़ जो हम सीख रहे हैं या देख रहे हैं या जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से हमने ऑब्जर्व ही की है। ब्यूटीफुल। तो आपने कहा था कि हाँ वी आर ओवर कम्युनिकेटिंग बट अंडर कम्युनिकेटेड। यस, ये बात आपने कही थी, क्योंकि शायद मेरा ये सवाल था कि लोग बातें तो खूब करते हैं, दिन भर लगे रहते हैं, चैट्स, कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मिलना जुलना, बावजूद उसके अलाइनमेंट नहीं आता है। बिल्कुल। और आपने इस चीज़ का जिक्र किया था कि वो टाइमलीनेस और क्लीनलीनेस वो दोनों बेहद जरूरी है। हाँ, करेक्ट। तो सर एक जो ज़रूरी चीज़ जिस पर मैं लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी के लगभग हर डायमेंशन में इम्पॉर्टेंट है। वो रिलेशनशिप हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो।
जिस भी तरह की जद्दोजहद है, शायद ये भी कि आपके पोस्ट पे ज़रूरत से कम लाइक्स आए हैं, ज़रूरत से कम कमेंट्स आए हैं, तो लोग उस चीज़ का भी स्ट्रेस लेके घूम रहे हैं। सही बात। तो ऐसी डे टू डे लाइफ में शायद सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर हो सकती है अगर हम इमोशनली थोड़े से इंटेलिजेंट हो जाएं, थोड़े से बेहतर हो जाएं। तो कई बार जब इस बारे में बात होती है लोगों से, इमोशनली इंटेलिजेंट होना है, लोगों को लगता है होना तो है, पर कैसे, एग्जैक्टली क्या करना अभी शुरू कर दें, या किन चीज़ों की आदत डाल लें, या कौन सी ऐसी चीज़ें जो हम अपनी प्रैक्टिस में अपने डे टू डे लाइफ में ले आएँ कि धीरे धीरे करके वो हमको, क्योंकि एक दिन में तो कोई आएगा नहीं, वो प्रैक्टिस करके ही उस तरह का कैरेक्टर हमारे अंदर बिल्ड हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि 3, 4, 5 ऐसी कोई चीज़ें आप बताएं जो लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि अच्छा ठीक है, ये काम आज से करना शुरू करना है, जिससे हम इमोशनली थोड़े से स्टेबल या थोड़े से इंटेलिजेंट बन जाए, क्योंकि ये एक मेजर रीज़न है लोगों की ज़िंदगी में तकलीफ़ों का। मुझे लगता है कि ये अगर सॉल्व होगा तो उनके लाइफ की कई सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती है। तो कुछ चीज़ें इस बारे में ज़रूर आप बताइए। मेरे ख्याल में चूँकि जैसे तुमने कहा तुम्हारा इस पर काम चल रहा है और तुम जानते हो कि मेरा बरसों से इसी पर काम है, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस मेरा दायरा रहा है, इवन मेरी बुक्स भी इस पर हैं। तो मन तो बहुत कर रहा है कि न्यूरोसाइकोलॉजी के एंगल से बताऊं, एकदम ब्रेन में जाऊं, लेकिन अपने आप को रोक लूंगा, क्योंकि जैसा कि हमने वादा किया था आप लोगों से, हम सिंप्लीफिकेशन और एग्जाम्प्लिफिकेशन रखेंगे। मुझे लगता है पहली चीज़, ब्रिंग इट आउट। मन की बात मन में नहीं रहनी चाहिए। वो बड़ा खूबसूरत एक शेर है ना, वो मतलब मिसरा ही है एक तरह से, कि कभी जो बैठ कर खोल दिया होता यारों के साथ, तो न खोलना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। यस। तो वो जो दिल है ना, उस दिल को तो आपको खोलना पड़ेगा। अच्छा, उसे आप इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे नहीं खोल सकते। उसको आपको बहुत सोच समझ के सामने सुनने वाला हो तो जो है वो कहा जाए, तो कहना तो पड़ेगा। ये अगर आपने जितना अंदर रोका किसी भी बात को, वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। वो स्नोबॉल इफेक्ट है। स्नोबॉल जब शुरू में होगी तो वो धीरे धीरे लुढ़केगी, शुरू में बहुत छोटी होगी, धीरे धीरे वो उस मास को गैदर करने लग जाएगी और वो बड़ी बनती जाएगी। इमोशंस के ऊपर ये मिसरा बहुत फिट बैठता है। मुझको चलने दो, अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका तो फिर काफिला हो जाऊंगा। तो अभी क्या है, अभी अकेला चल रहा है। उस इमोशन को अगर दबा के रखा अंदर तो फिर वो काफिला बनेगा। तो काफिला बने उसके पहले से ही उसे जो है वो बाहर निकाला जाए। सो ब्रिंग इट आउट, दैट इज क्रूशियल। सेकेंड इंपॉर्टेंट है दैट यू रेगुलेट योर एक्सपोजर। इंसान को ना अपना एक्सपोजर रेगुलेट करना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंट आदमी हमेशा याद रखता है कि उसको कितना एक्सपोज होना है दुनिया की तरफ। दुनिया बड़ी अजीब शय है विकास। जब हम सुबह उठते हैं ना, तो अगर हम एक रूम में 12 लोग सोए हुए हैं, क्यों सोए मुझे नहीं पता, पर मान लो अगर सोए हुए हैं एक रूम में 12 लोग, तो सुबह उठ के आंखें खोलने के बाद दुनिया दरअसल हम सबके जहन में अलग अलग आती है, भले ही हम एक दूसरे के पास हों इस वक्त। तो दुनिया जिस तरीके से आपके जहन में आएगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने अपना एक्सपोजर कहाँ रखा हुआ है। तो एक्सपोजर अपना रेगुलेट करना सीखें। मुझे लगता है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूं तो एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, अगर एक पर्सन मेरे पास आए और आके मुझसे कहता है कि भाई मुझे बहुत तकलीफ है, मैं ब्रेकअप से गुजर रहा हूँ और मैं काफ़ी परेशान हूँ, और हम डिटेल में जाते हैं क्यों परेशान है। अब मान लीजिए थोड़ी बहुत मरहम पट्टी हुई है और वो बाहर जाते से ही जो है वो पहला गाना सुने, कैसे हुआ तो इतना ज़रूरी कैसे हुआ, या सुन रहा है ना रो रहा हूँ मैं। अब ऐसा गाना सुनेगा तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ कि आपका पेट खराब है, मैं दवाइयाँ खा रहे हैं, वहाँ से भजिए जी रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मतलब आपको रेगुलेट तो करना पड़ेगा ना एक्सपोजर। आज भी मेरा मानना है लोग हमारे यहाँ अगर रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना थोड़ा कम कर दें, बिना बात के गाने सुनना बंद कर दें जिनका कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है, और ऐसी पिक्चरें देखना बंद कर दें जिसमें रोमांस के नाम पे सिर्फ रोमांस के नाम पे सपना बेचा जा रहा है, तो आप मानोगे नहीं, हम जैसे लोगों के जो हैं वो पेट पे लात पड़ जाएगी और तुम और मैं फिर जो है वो पॉडकास्ट ही करते रह जाएंगे, बाकी तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि बिना बात का एक्सपोजर है लोगों का, बिना बात का एक्सपोजर। तो रेगुलेट योर एक्सपोजर, पहला ब्रिंग इट आउट, दूसरा रेगुलेट योर एक्सपोजर, और तीसरा गेट इनटू अ शेड्यूल। क्या है, ह्यूमन ब्रेन जो है वो दरअसल एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करता है। Thinking is not a creative process or an intellectual process. Thinking is an electrochemical process.
और केमिकल्स जो हैं, न्यूरोकेमिकल्स अंदर जो हैं वो बहुत सारे बनते हैं और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और हमारे अंदर जो है ये काम चल रहा है। तो हम हैं तो एक्चुअली एक सिस्टम। अब अगर ध्यान से देखो तो हमारे हार्मोन्स, हमारे न्यूरोकेमिकल्स, वो सारे जो हैं वो एक शेड्यूल में ढलने से सबसे अच्छे से काम करते हैं। आज भी तुम्हारे और मेरे पास आज कोई भी डिप्रेशन वाला पर्सन एक किसान या मजदूर नहीं आएगा, अनलेस ऑफ कोर्स डोमेस्टिक वायलेंस हो या डेट चढ़ाओ, क्योंकि किसान और मजदूर सूरज के साथ अपने आप को ढालता है। उसका काम सूरज के साथ शुरू होता है, सूरज के साथ बंद हो जाता है। हम यहाँ लाइटें जला जला के 3-3 बजे तक काम कर रहे हैं। आप मानोगे नहीं, आजकल चौकीदार नहीं है दुनिया में, क्योंकि घर के बच्चे 3-3 बजे तक जग रहे हैं। चोर आएगा तो कब आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर रात को 3 बजे सो रहे हो, सुबह जो है वो 10 बजे उठ रहे हो, तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वैसे भी काम नहीं कर सकती, क्योंकि न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी बिगड़ी हुई है। वो एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो मिसरा जो है कि इश्क एक खेल नहीं है कोई, ये एक उम्र भर का रत जगह है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर रत जगह में ही रह जाए तो फिर वो इश्क ही करेगा, उसके अलावा और कुछ कर नहीं सकता। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू ब्रिंग इट आउट, जो भी अंदर है, एंड यू ब्रिंग इट आउट रिस्पॉन्सिबली एंड इन फ्रंट ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिव। दूसरा, यू ऑलवेज रेगुलेट योर एक्सपोजर, एंड तीसरा, यू गेट इनटू अ शेड्यूल। बहुत ही खूबसूरत। और अगर कोई इमोशनली वीक है, जिसको नॉर्मली लोग बोलते हैं, हम जैसे लोग उसे वीक नहीं कहते, हम इमोशनली सेंसिटिव कहते हैं। दरअसल एक पूरी जमात है इस दुनिया में जिसको HSP कहते हैं, हाईली सेंसिटिव पीपल। तो अगर आप इमोशनली सेंसिटिव ज़्यादा हैं तो इन 3 बातों का ख्याल रखना और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो बात आपने कही है बिल्कुल ठीक कही, कि मैं भी समझता हूँ कि वही बात है कि इमोशनल इंसान है तो वो अपने दुखों में जितना दुखी होता है, अपने खुशियों में उतना ही खुश भी होगा। यस, क्योंकि हैप्पीनेस, जॉय, ये सारी चीज़ें भी तो इमोशंस ही हैं। तो इमोशनल इंसान को सिर्फ नेगेटिव आएगा ऐसा तो है नहीं, पॉजिटिव इमोशंस को भी महसूस करेगा। पर बहुत सारे लोग हम अपने समाज में आसपास ऐसे देखते हैं कि जो ज़्यादातर नेगेटिविटी में जीते हैं, जिन्हें बुरा जल्दी लगता है, जो निराश जल्दी हो जाते हैं, जो बुरी चीज़ों पर जल्दी फोकस करते हैं, जो हर बात पे रोते हुए मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं देखेंगे कि वो इमोशनली थोड़ा वीक हैं, जो आपने कहा, हाईली सेंसिटिव पीपल। और हम उन्हें जो लेबल देते हैं वो इमोशनल होने का देते हैं कि मैं इमोशनल हूँ। तो उस इंसान के संदर्भ में ऐसा होता है कि क्योंकि ये इमोशनल है तो आप इसके प्रति अपना व्यवहार ठीक रखो, वो तो ऐसा ही रहेगा। सही बात और मैं ये कह के तक गया कि नहीं, आपको ही बदलना पड़ेगा, आपको ही अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप परेशानियों में जीते रहेंगे। और अगर ऐसे इंसान के रिश्ते में फंस जाओ जो थोड़ा इमोशनली मैनिपुलेटिव हो तो और बड़ा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, इमोशनल इंटेलिजेंस से ही जुड़ी हुई जो मुझे आपसे जाननी थी, कि एक बार के मैनन सर को इंटरव्यू कर रहा था और मैंने उनसे इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अ बिग टाइम मैनिपुलेटर। तो क्या ऐसा है कि जो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है, जिसको अपनी भावनाओं को ठीक से टैकल करना आता है, वो थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन भी रखता है, वो अपनी सोच समझ को, अपनी विजडम को भी यूज़ कर रहा है, वो अपना बेहतर ज़्यादा जानता है, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को मैनिपुलेट कर देगा अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, या उसे क्या चाहिए क्या नहीं उस हिसाब से, या क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है तो ये भी जानता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है या उसके सेंटिमेंट्स क्या है, तो क्या कहीं पर वो उसे घुमा देगा या किसी तरह से उसके कमज़ोर होने का फ़ायदा उठा लेगा। तो इमोशनली इंटेलिजेंट होना क्या अननोइंगली कई बार मैनिपुलेटर भी हो जाता है रिलेशनशिप्स के लिए? के मैनन जी ने जो कहा है वो आई एम श्योर किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा, किस संदर्भ में, और चूंकि मेरे पास वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है इसलिए मैं शायद उस पर रिमार्क न कर पाऊँ, क्योंकि मेरा मानना है वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है। हाँ। तो अगर मैं अपने तजुर्बे और तालीम दोनों से बोलूँ, हाँ, तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है इट इज़ नेसेसरीली अ पॉजिटिव टर्म। अब जैसे एग्जाम्पल लें तो सोशल इंटेलिजेंस है, हाँ, और एक वर्ड है सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ही होता है नेगेटिव, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब ही होता है पॉजिटिव। तो आप पॉजिटिव पार्ट को ही सोशल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं और नेगेटिव पार्ट को सोशल इंजीनियरिंग बोल रहे हैं। तो वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एज अ टर्म इज एसेंशियली अ पॉजिटिव टर्म, जहां मैनिपुलेशन ना हो रहा हो, जहां ऑथेंटिसिटी हो, जहां प्रामाणिकता हो। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस मैनिपुलेशन के लिए आपको रिस्क पे डाल सकता है, या आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो या फिर ये एक हेल्दी टूल की तरह हो सकता है? इनफैक्ट ये डिपेंड करेगा, बहुत अच्छी बात कही विकास, ये डिपेंड करेगा, ये टूल ही है। तो आप जो है वो एक जो छुरे से
आप जो है वो तरबूज भी काट सकते हैं और गला भी किसी का। तो इसमें छुरी की क्या गलती? मतलब ये तो हाथ की गलती है ना, इसीलिए तो सारे हथियार हैं। हथियार का रूट वर्ड हाथ है, तो आपके हाथ में जो है वो हथियार उसी तरह से चलेगा जिस तरह से हाथ चलेगा। आप बंदर के हाथ में उस तरह दे देंगे तो इस तरह ही चलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ये डिपेंड करता है उस वाई पे और हाउ पे, जो एक हु जो है अप्लाई कर रहा है। तो एक इंसान इमोशनल इंटेलिजेंस को अगर वाई उसका गलत है, हाउ गलत है, तो फिर तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो नेगेटिवली यूज की जा सकती हैं। तो जैसे एग्जाम्पल देता हूं, अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और अगर आप किसी को बहुत ज्यादा मनाने लग गए, तो कई बार ये आपके लिए नुकसानदेह हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बनाने लग गए उसको, बहुत ज्यादा उसकी तरफ प्यार और एम्पैथी रखने लग गए, एक्स्ट्रा एम्पैथी रखने लग गए, तो भी तो नुकसान है ना। क्योंकि तब वो बकायदा वो एक मिसरा है ना कि अब ये सोच के देखो, ये मिसरे कहाँ से हमारी आम जिंदगी से आते हैं ना, कि वो मिसरा है कि घुटन सी होने लगी उसके पास जाते हुए, मैं खुद से रूठ गया हूं उसे मनाते हुए। तो कई बार आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं तो आप मैनिपुलेशन का शिकार हो गए ना, पर फिर आप इमोशनल इंटेलिजेंट कहाँ रहे? तब तो आप इमोशनली ओवर सेंसिटिव हैं। क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट होते तो इतना भी नहीं मनाते कि खुद से रूठ जाते। तो आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पे लोग जो हैं वो आपको ये महसूस करा देते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं होता सामने वाला, वो इमोशनली मैनिपुलेटिव है। इमोशनली मैनिपुलेटिव इंसान आपको ये एहसास दिला देता है, क्या दिला देता है, कि आप जो हैं वो इस रिश्ते में बने रहें और एक दिन मैं जरूर आऊँगा, है ना, अभी कुछ वक्त के लिए ऑफ ले रहा हूँ, अभी मैं वापस आऊँगा, अभी कहीं जाना मत, मैं बस आ रहा हूँ। अब तुम ही सोचो कि ये कितना मुश्किल काम है कि आप किसी रिश्ते में हैं और आपको सामने वाले ने घोस्ट कर दिया, गैस लाइट कर दिया, जो आजकल वर्ड्स बहुत चलते हैं ना, ये सब आप कर रहे हैं। कितना मुश्किल है किसी ऐसे रिश्ते का भरम रखना, कितना मुश्किल है किसी ऐसे रिश्ते का भरम रखना, तेरा होना भी नहीं और तेरा कहलाना भी। हाँ, क्या तो होता क्या है कि कभी आप जो है वो हैं नहीं लेकिन कहला रहे हैं, तो ये इमोशनली मैनिपुलेटिव है सामने वाला। कभी क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम पे सामने वाला देख लेता है कि आप जो हैं वो बहुत छोटे छोटे क्यूज के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपको जानबूझ के छोटे छोटे क्यूज देता है ताकि आप जो हैं वो, जैसा हम बात कर रहे थे ना अभी सेशन के पहले पूर्वा और मैं, कि भाई ट्रीट के लिए कई बार जो है वो डॉग आपके आसपास आता जाए और आप ट्रीट दिखा रहे हो, दे नहीं रहे हो, फिर थोड़ा ट्रीट दिखा रहे हो, तो ये कई बार रिश्ते में लोग करने लग जाते हैं। तब रिश्ता फिर बिगड़ जाता है। उसे किसी से मोहब्बत न थी मगर उसने गुलाब तोड़ के दुनिया को शक में डाल दिया, है ना। तो कई बार क्या होता है कि सामने वाला हिंट दे रहा है, आप हिंट कैप्चर किए जा रहे हो, पर फिर सामने वाला इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, वो इमोशनली मैनिपुलेटिव है। और आप भी इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, आप भी इमोशनली मैनिपुलेटेड हैं और आप बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल हैं, इम्प्रेशनेबल हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस तो तब है जब आप अपने इमोशंस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, वीकनेस नहीं। बहुत ही ठीक कहा। एक क्योंकि काउंसलिंग तो डे टू डे लाइफ का पार्ट हो गया है और ज़्यादातर जो चीज़ मैं देख रहा हूँ लोगों में, वो मैं देख रहा हूँ कि एक इंसान एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गया है जहाँ वो उस स्टेज पे है जहाँ से अब शायद बाहर आना भी संभव नहीं है, या बाहर आना और ज़्यादा एडवर्स हो सकता है उसके लिए। पर उस रिलेशनशिप में ये भी महसूस कर रहा है कि अब मुझे वो तवज्जो नहीं मिलती, अब मेरी इज्जत नहीं होती, अब मुझे वो वैल्यू नहीं मिल रहा या वो प्यार नहीं मिल रहा, यानी कि रिलेशनशिप सैचुरेट हो चुका है। सामने वाला कहीं और व्यस्त है या कहीं और अपने ज़िंदगी के दूसरे टास्क में लगे हुए हैं, उन्हें अब अपनी बीवी या अपना हस्बैंड उतने इंपॉर्टेंट नहीं लगता। अब एक इंसान जो वहाँ घुटन महसूस कर रहा है पर वहाँ से बाहर भी नहीं आ पाता। ऐसे लोग कई बार हम तक आते हैं कि सर ज़िंदगी में इस स्टेट में आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ सर कि एक बार आप इस बारे में भी कुछ बताएं कि ऐसा इंसान क्या अप्रोच रखे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। खास ऐसे इंसान को एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, रेज योर सेल्फ एस्टीम एंड डू नॉट लेट मैसोकिस्टिक टेंडेंसीज अपीयर। इसका क्या मतलब? पहले तो रेज योर सेल्फ एस्टीम, अपने आप को जो है अपने नज़र में ऊपर रखें, नीचे ना आने दें। क्योंकि पता है लाइफ क्या है, लाइफ इज द स्टोरीज वी टेल टू आवरसेल्व्स अबाउट अस। जब तक हमारी कहानी हमारे जहन में,
हमारे द्वारा जो सुनाई जा रही है वो कोहेरेंट है, वो कोजेंट है, तब तो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अपनी कहानी जो है उसमें बाकी लोगों के डायलॉग से अपनी कहानी का दायरा और दरिया बदलना नहीं चाहिए। हाँ, उनकी बातों को सुनना चाहिए, लेकिन मानने से पहले छानना चाहिए। तो पहला तो रेज योर सेल्फ एस्टीम। अदरवाइज वो वैसे ही होता है कि जाते हुए गिनवा दी उसने सैकड़ों कमियां, जाते हुए गिनवा दी उसने सैकड़ों कमियां। मैं सोचता हूँ जब मिले थे तो क्या थे हुनर मुझ में, उस टाइम सारे हुनर थे, अब जाते हुए सारी गलतियां हैं। तो आप अब इस चीज को भी अगर ले लेंगे दिमाग पे तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। तो छानना सीखिए। हमारे यहाँ जो एक मॉडल ऑफ स्टडी होता है कि भाई अध्ययन, चिंतन, मनन, पालन। सिर्फ अध्ययन के बाद पालन थोड़ी होता है, बीच में चिंतन और मनन भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ, करेक्ट। वरना ही किस तरीके से चलेगा। तो पहले तो आपको रेज योर सेल्फ एस्टीम। हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जो हैं वो अगर कंपैटिबिलिटी नहीं हो रही हो तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का दूर करते जाइए। एकदम से अलग मत होइए, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि आप ऐसे रिश्ते में फंस गए, एकदम से आना तो एडवर्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हल्का हल्का दूर कीजिए, वो बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर वैसा करेंगे हम तो वो कंपैटिबिलिटी नहीं है ना, तो धीरे धीरे आप उसके बिना जीना सीख जाएंगे। पर ये धीरे धीरे ही होगा। मिलने की तरह मुझसे वो पल भर नहीं मिलता, दिल उससे मिला जिससे मुकद्दर नहीं मिलता। तो कई बार अगर मुकद्दर नहीं मिलता है तो आपको धीरे धीरे पीछे लाना पड़ेगा। यहाँ मैंने जो दूसरा पार्ट कहा था इस पॉइंट का, वो था डू नॉट लेट मेसोकिस्टिक टेंडेंसीज अपीयर। मेसोकिस्टिक टेंडेंसीज क्या होती हैं? हमारे अंदर एक सेडिस्ट और मेसोकिस्ट हमेशा रहता है। सेडिस्ट जिसको दूसरे को दुख में देखकर मजा आता है, दुख देकर मजा आता है। और मेसोकिस्टिक जहाँ खुद को दुख देने में मजा आता है, जहाँ खुद को जो है वो तकलीफ देने में मजा आता है। कभी मिर्ची जब खाते हैं तो अंदर जो है वो पूरा मुंह जल रहा होता है, पर फिर भी एक थ्रिल मिल रहा होता है। ये क्या है? हम लोग उदास हैं तो उदास होने के बाद जो है हम डरदी रब रब कर दी नहीं बजाएंगे। हम जो है गाना लाके क्या बजाएंगे? संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं घर कब आओगे। तो हम अपने आप को थोड़ा दुख देने में मजा आता है। इसके ऊपर क्या उस्तादों का शेर है साहब, नासिर का शेर है इसके ऊपर। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंसकर नासिर, अय्याम जमाने की तलखी, पीजा अय्याम की तलखी को भी हंसकर नासिर, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। तो क्या है, ये मेसोकिस्टिक टेंडेंसी अंदर है, कुदरती है, उसको अपीयर मत होने दीजिए। अगर आपने अपने आप को दुख देना जो है उसमें सुख पा लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ये चीज का ख्याल रखिए, रेज योर सेल्फ एस्टीम एंड डू नॉट लेट मेसोकिस्टिक टेंडेंसीज अपीयर। अगर ये होगा तो धीरे धीरे हल्के हल्के थोड़ा थोड़ा आप उस रिश्ते में दूर होते जाएंगे। और एक दिन अगर वो पहले वाले सवाल का जवाब जो पूछा था विकास ने, उसका जवाब अप्लाई करते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे अपने आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बहुत ही खूब। तो सर जैसे कि बात करने में बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि बातें होती ही रहे, पर इस कॉन्वर्जेशन को कहीं तो रोकना है। तो एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, वो ये कि जो युवा विकास जो ऑर्गेनाइजेशन है जो जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का जो मिशन है वो ये है कि खूबसूरत रिश्ते और बेहतर जिंदगियाँ, दैट इज़ द ओनली मिशन, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड बेटर लाइफ। तो इसके तहत मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आप अपने से कोई मैसेज हमारी ऑडियंस को देना चाहें या कोई बात जिससे कि उनके रिश्ते थोड़े बेहतर हो जाएं और ज़िंदगियाँ थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएं, इस पर आप कुछ ज़रूर कहें। बहुत अच्छी बात है विकास। जैसा कि इस पर अगर कोई एक टर्म बोलनी हो मुझे जिससे ये हो जाती है, तो वो टर्म वो एरिया ऑफ वर्क है जिस पे मेरा बरसों से काम रहा है और तुम्हारा उस पर काफ़ी काम चल रहा है। वो काम है इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस को अपने अंदर लेकर आना। ये वो स्किल है जिसको अगर आप अपने अंदर लेके आ गए तो खूबसूरत रिश्ते और बेहतर जिंदगियां हमेशा बनती हैं। अब इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस अगर आपको अपने अंदर लाना है तो सबसे पहले तो आपको अपनी तरफ एक अवेयरनेस बिल्ड करनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि रिश्ता जो है, रिश्ते में आप वही लाते हो जो आपके अंदर है, बिल्कुल कहीं और से तो ला नहीं सकते। हाँ। तो अपने इमोशनल पैलेट को, उसके अंदर जो भूरा रंग है, उसके अंदर जो नीला रंग है, उसके अंदर जो काला रंग है, उसके अंदर गुलाबी रंग है, इन सब को समझना पड़ेगा और इन सब को अपनी जिंदगी के कैनवास पे बराबर जगह देनी पड़ेगी। गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे, वो सब दिया है, उस सब की अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी रिश्ते में हो, लव से ज्यादा रिस्पेक्ट पर वो रिश्ता बिल्ड करें।
इज्जत एक बहुत खूबसूरत इमोशन है। मेरी नज़र में लव इज अ फ्रिवलस इमोशन, थोड़ा छिछोरा सा इमोशन है लव। वो तो कई बार एक डिंपल के साथ आता है, एक पिंपल के साथ चला जाता है। लव जो रिस्पेक्ट पे बेस्ड हो वो लव कहलाएगा। अदरवाइज तो मैं लव विदाउट रिस्पेक्ट को इन्फैचुएशन ही कहता हूं। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, मेरे ख्याल में फराज ने कहा था ये बात, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम, तू नहीं था तेरे साथ एक दुनिया थी। तो कई बार एक शख्स जो है उसके साथ दुनिया को बिल्ड करना ये एक इवेंट नहीं, प्रोसेस होता है, एक घटना नहीं, प्रक्रिया है। और उससे गुजरने के लिए आप में पेशेंस होना चाहिए। इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर आप अपने अंदर अवेयरनेस और दूसरे के लिए अट्यूनमेंट ला पाते हैं तो मुझे लगता है कि ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एंड बेटर लाइफ्स, ये जो एक मिशन है, ये जो एक विजन है, फिर ये एक रियलिटी बनता है। क्या बात है सर, बहुत ही खूबसूरत। जितनी आपसे बात होती है ऐसा लगता है कि मैं उतना ज़्यादा आपको जान रहा हूँ और मेरी उत्सुकता और बढ़ती चली जाती है कि और ज़्यादा पूछते जाऊँ और बातें पता लगती रहे। और ऑफ कोर्स हम लोग दोबारा मिलेंगे और खूब सारी बातें करेंगे। आई रियली विश कि जो भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं इसको, उन्हें ये बातें उनकी ज़िंदगी में वो बेहतरी ला सक रही होंगी, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है। बहुत अच्छा लगा सर आप आए, थैंक यू सो मच। और ऑलवेज अ प्लेजर। आपका प्यार और आपकी प्रेजेंस हमारे शो में हमेशा ऐसे ही बनाई रखिए। ऑलवेज। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर।